आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ उपन्यास वैरागी धारावाहिक रूप से। आज सुनिए भाग 2। वृंदावन के चले जाने पर अपनी पिछली बातें याद कर सहसा कुसुम का सारा शरीर कांप गया। रसोई घर में जाकर स्थिर होकर बैठ गई। आज तक जिसे वो अपनी शिक्षा के अभिमान से एक अशिक्षित किसान समझती आ रही थी, आज बातचीत और व्यवहार से उसके बारे में एक नए आनंद और नई चाहत से वो उत्सुक हो उठी। शाम होने से पहले ही उस दिन घर लौटते समय वृंदावन की माँ ने कुसुम को पास बुलाकर अश्रु गदगद स्वर से कहा, आज का दिन कितने आनंद से गुजरा, इसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। बेटी, तुम सदा सुखी रहो। यह कहकर अपने आंचल से सोने का एक जोड़ी कड़ा निकालकर अपने हाथ से उसने कुसुम के हाथों में पहना दिया। वृंदावन की माँ को ये मालूम हो गया था कि आज का सारा आयोजन छिपे तौर पर वृंदावन द्वारा दी गई सहायता से ही हुआ है, और खासकर इसी वजह से उसका हृदय आशा और आनंद से परिपूर्ण हो गया था। गले में आंचल डालकर कुसुम ने उन्हें प्रणाम किया और पद धूलि माथे पर लगाकर चुपचाप खड़ी हो गई। सास बहू में इस बारे में और कुछ बातचीत नहीं हुई। गाड़ी पर बैठकर उन्होंने बहू से कहा, बेटी, कुंजनाथ तो दिन भर दिखलाई नहीं दिया। पता नहीं वो पागल दिन भर कहाँ गायब रहा। कल उसे एक बार मेरे पास भेज देना। कुसुम ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वृंदावन के पिता ने गौरांग महाप्रभु की एक मूर्ति की स्थापना अपने घर में की थी। उसी कमरे में बैठकर वृंदावन की माँ रोज ही बड़ी रात तक पूजा किया करती थीं। आज भी कर रही थीं। गोद में सिर रख कर नाती सो गया था। जिस जगह पर ये लोग बैठे थे वहाँ चिराग की छाया पड़ रही थी, इसलिए वृंदावन जब उस कमरे में आए तो इन लोगों को देख न सके। वेदी के पास पहुंचकर घुटने टेक कर वे बैठ गए। मन ही मन कुछ देर प्रार्थना करके जमीन पर झुककर उन्होंने प्रणाम किया, और जब वे उठकर खड़े हुए तब उनकी नज़र माँ पर पड़ी। मन ही मन लज्जित होकर वे हंस पड़े और पूछा, माँ, तुम इतने अंधेरे में क्यों बैठी हो? माता ने सस्नेह कहा, यूँ ही बेटा, तू जरा मेरे पास बैठ। वृंदावन पास जाकर बैठ गया। वृंदावन के लज्जित होने की वजह थी, रात 1 पहर से अधिक गुजर चुकी थी। ऐसे असमय वे कभी दर्शन करने नहीं आते थे। आशातीत सौभाग्य के कारण मारे आनंद से उनका हृदय भर गया था। आज का दिन उन्हें बहुत ही सार्थक लग रहा था, और नम्र हृदय में छिप छिप कर ठाकुर जी से उसी का निवेदन करने के लिए आए थे। किंतु माँ को इस बात की टोह न लग जाए, इसी कारण वे मारे लज्जा के घर से गए। कुछ देर बाद माँ ने अपने सोए हुए पोते का सिर हाथ से सहलाते हुए उच्छ्वासित होकर सस्नेह कहा, अपने इस एकमात्र वंशधर को मातृहीन छोड़कर कहीं जाने के लिए मैं एक कदम भी नहीं उठ सकती थी, परंतु मुझे ऐसा लगता है वृंदावन, जैसे आज किसी ने मेरे सिर का बोझ उतार दिया है। अब तो उसे जल्दी घर ले आओ बेटा, ताकि उसे सब कुछ सौंप कर मैं कुछ दिन काशी और वृंदावन घूमाऊँ। वृंदावन के हृदय में भी आज आशा और विश्वास का वैसा ही स्रोत बह रहा था। फिर उन्होंने ससंकोच कहा, परंतु वो आने क्यों लगी माँ? माँ ने निश्चित और दृढ़ स्वर में कहा, क्यों आवेगी, क्यों नहीं? उसके आने पर ही तो मुझे छुट्टी मिल सकेगी। ये मेरी गलती थी वृंदावन, जो इतने दिनों तक मैं स्वयं नहीं गई। अपने हाथ का सुनहरा कड़ा पहनाकर मैंने उसे आशीर्वाद दिया, और वो मेरे पैरों की धूल माथे से लगाकर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मैं जान गई कि मेरे माथे का सारा बोझ उतर गया। देख लेना, अच्छा दिन होते ही घर की लक्ष्मी मैं घर ले आऊँगी। थोड़ी देर तक चुप रहकर वृंदावन ने कहा, परंतु आकर तुम्हारे इस वंशधर की देखभाल करेगी ना? माँ ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं करेगी? उसका डर मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? मैं सोना पहचानती हूँ बेटा। अभी ये तो नहीं कह सकती कि सोना खरा है या नहीं, परंतु इतना तय है कि वो पीतल या मुलम्मा नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो अपनी सोने सी गृहस्थी में उसे रखने का मैं नाम नहीं लेती। क्यों वृंदावन, बहू क्या तुमसे हमेशा ही बातें किया करती है? वृंदावन ने कहा, नहीं माँ, कभी नहीं, परंतु मालूम होता है कि संकट में पड़कर ही आज। ये कहकर वृंदावन कुछ पीछे हंसे और चुप रह गए। कुछ देर चुप रहने के बाद माँ ने गंभीर स्वर में कहा, सो तो ठीक ही है बेटा, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ऐसा तो सभी करते हैं।
वास्तव में जो उसका अपना होता है वही दौड़कर उसके पास जाता है। यद्यपि मैं औरत हूँ, फिर भी संकट की बात मुझसे ना कहकर उसने तुम्ही से कही। वृंदावन चुपचाप सुनते रहे। माँ ने फिर कहा, मुझे एक काम अभी और करना है, वो ये कि कुंजनाथ की भी शादी हो जाए। यह कहकर वे अपने आप हंस पड़ी। फिर कहा, यह भी खूब है कि मोहल्ले भर को न्योता देकर खुद भाग निकला। जो होगा होगा, होता रहे। वृंदावन हंस पड़े। माँ ने कहा, सुनती हूँ बहू से वो बहुत डरता है बड़ा भाई, किंतु रहता है छोटे भाई की तरह। किसी किसी की राशि ही बड़ी होती है वृंदावन, उससे डरे बिना काम चलता ही नहीं, चाहे आयु में वो आदमी उससे बड़ा ही क्यों ना हो। मेरी बहू भी उसी धातु की बनी है, बहुत ही शांत है फिर भी कड़ी। मैं भी यही सोचती हूँ कि उसे कुछ भार दे दूँ जिससे वो उठा सके, तभी तो गृहस्थी छोड़कर मैं भी निश्चिंत होकर कहीं जा सकूँगी। कुछ देर तक चुप रहकर वह फिर कहने लगी, एक ही दिन की बातचीत और देखने सुनने में मैं उसे कितना चाहने लगी हूँ, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। शाम से यही सोचती रही हूँ कि कब उसे घर ले आऊँ और फिर देखूँ। मनी मन वृंदावन लज्जित होने लगे। इस भाव को दबाने की गरज से बोले, क्या माँ, कुंजनाथ के बारे में क्या कह रही थी? माँ ने कहा, हाँ ये बात तो रह गई। बहू को घर लाने से पहले कुंज का घर बसा देना भी हमारा कर्तव्य है। गोपाल से तुम कह दो कि कल सवेरे ही गाड़ी ले आवे। मैं जरा नलडांगे में जाना चाहती हूँ, वहाँ गोकुल बैरागी की लड़की मुझे बहुत पसंद है। देखने सुनने में भी कोई खास बुरी नहीं है। इसके अलावा, बात खत्म होने से पहले ही वृंदावन ने हंसकर कहा, इसके अलावा घर में वो अकेली लड़की है। क्यों माँ, वो वैरागी भी तो कुछ धन संपत्ति छोड़कर मरा है। माँ भी हंस पड़ी। कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है। कुंज के लिए उसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। केवल शादी कर देने से तो काम चलने का नहीं, खाने पहनने के लिए भी तो कुछ होना ज़रूरी है। और वो लड़की भी कोई खास बुरी नहीं है, कुछ काली है फिर भी चेहरा अच्छा है। देखें कल सुबह जाने पर क्या होता है। वृंदावन ने सिर झुकाकर कहा, अच्छा माँ, तो मैं साइड दिखवा लूँ, और जब तुम खुद ही जा रही हो तो ये तय है कि खाली नहीं लौटोगी। कुंजनाथ की शादी की, लेन देन की तथा खिलाने पिलाने आदि की सब बातें बिल्कुल तय करके वृंदावन की माँ तीसरे पहर घर वापस आ गईं। चंडी मंडप के मंदिर में उस वक्त सभी लड़के खड़े खड़े पहाड़ा याद कर रहे थे और एक ओर खड़े वृंदावन सुन रहे थे। बैलगाड़ी के रुकते ही उनका पुत्र चरण उतरकर शोर मचाता हुआ वृंदावन के पास आ पहुंचा। अपनी दादी के साथ वो भी अपनी मामी को पसंद करने गया था। उसे गोद में लेकर वृंदावन गाड़ी के पास आकर खड़े हो गए। माँ गाड़ी पर से उतर रही थी। उनका प्रसन्न मुंह देखकर कहा, क्यों माँ, शुभ दिन कब है? बस इस महीने के आखिर में। अब अधिक दिन नहीं है, तुम जरा भीतर चलो, बहुत सी बातें करनी हैं। यह कहकर हंसती हुई वे भीतर चली गईं। मारे खुशी के उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि अब उनके घर में बहू आएगी। इसके अलावा उस दिन कुसुम को गैर गृहस्थी के कामों में बहुत योग्य देखकर वे उसे चाहने लगी थीं। उन्हें विश्वास हो गया कि अब मैं सुख से रह सकूंगी, अपने एकमात्र पुत्र को सुखी देख सकूंगी और घर गृहस्थी का भार बहू पर छोड़कर आनंद से यात्रा करने के लिए बाहर जा सकूंगी। इसी वजह से सब काम अब उनके लिए सहज हो गए थे। इसलिए गोकुल की विधवा औरत का प्रस्ताव मानकर ब्याह का सारा खर्च अपने ऊपर लेकर वे बात बिल्कुल पक्की कराई थी। उस समय तक उन्होंने खाना नहीं खाया था। वृंदावन को मालूम था माँ कहीं बाहर जाकर खाना खाने के लिए जल्दी राजी नहीं होती हैं। पाठशाला के लड़कों को छुट्टी देकर उन्होंने अंदर जाकर देखा कि माँ रसोई का कुछ इंतज़ाम न कर एक और चुपचाप बैठी हैं। वृंदावन ने कहा, भूखे पेट सोचने से सब गड़बड़ हो जाता है। दूसरों की फिक्र बाद में करना, पहले रसोई की फिक्र करो माँ। माँ ने कहा, रसोई शाम को बनेगी, मजाक नहीं कर रही हो बेटा, अब समय नहीं रह गया है। उस पागल के पास ना तो रुपया है ना ही आदमी, सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। लड़की की माँ भी बड़ी कड़ी लगती थी, कोई बात जल्दी मानती ही नहीं थी, किंतु मैं भी तो छोड़ने वाली नहीं थी। अरे लो, ये भी आ गया। हजार लाल जियो बेटा, अभी तुम्हारी ही बात चल रही थी, आओ बैठो। अचानक कहाँ से टपक पड़े? सचमुच एक गांव से दूसरे गांव में किसी का घर जाने का वो समय नहीं था।
कमरे में पहुंचते ही इस तरह का आदर देखकर कुंजनाथ पहले को सिर पिटाया और कुछ अप्रतिभ होकर प्रणाम करके बैठ गया। मजाक करते हुए वृंदावन ने कहा, क्यों कुंज दादा, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? रात भर भी चुप नहीं रह सके? कल तड़के आकर ही सुन जाते तो क्या बिगड़ जाता? वृंदावन की माँ मुस्कुराने लगी, परंतु कुंज ने उधर ध्यान ही नहीं दिया। आंखें चढ़ाकर बोला, अरे बच्चा, ये बहन है या कोई दरोगा? मुंह फेर कर वृंदावन ने हंसी छिपाई। उसकी माँ ने हंसी संभाल कर कहा, मालूम होता है बहू ने कुछ कहला भेजा है। कुंज ने इसका कुछ जवाब न देकर गंभीर स्वर में कहा, माँ तुमने भी कैसी गलती की? अगर कुसुम की नज़र न पड़कर किसी और की नज़र पड़ जाती तो बताओ क्या होता? मतलब न समझकर माँ कुछ घबराई सी देखती रही। वृंदावन ने पूछा, कुंज दादा बताओ तो सही कि क्या हुआ था? तुरंत ही कहकर कुंज अपने आप को हल्का नहीं करना चाहता था, अतः वृंदावन के सवाल पर कुछ ध्यान न देकर उसने माँ से कहा, पहले ये बतलाओ कि क्या खिलाओगी, तब बताऊंगा। माँ ने हंसकर कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, बोलो क्या खाओगे? कुंज ने कहा, अच्छा ये भी देखा जाएगा, पहले ये तो बतलाओ कि तुम्हारा क्या खो गया है। वृंदावन की माँ को कुछ फिक्र हुई। कुछ रुककर उन्होंने संदिग्ध स्वर में कहा, मैंने तो कोई चीज़ नहीं खोई। कुंज जोर से हंस पड़ा। अपने दुपट्टे में से एक जोड़ा सोने का कड़ा निकाल कर उसने कहा, तो ये तुम्हारे कड़े नहीं हैं? यह कहकर कुंज मारे खुशी के अपने आप ही हंसने लगा। ये वही कड़े थे जिन्हें कल ठीक इसी समय वृंदावन की माँ ने सस्नेह अपनी बहू के हाथ में पहनाकर आशीर्वाद दिया था, और आज वही कड़े और आशीर्वाद अपने नासमझ भाई द्वारा कुसुम ने भिजवा दिए थे। पल भर इधर देखकर वृंदावन ने जब अपनी माँ की ओर नज़र फेरी तो कुछ डर गए। उनके चेहरे पर एक कतरा खून नहीं रह गया। तीसरे पहर के धूमिल प्रकाश में वो किसी मुर्दे के चेहरे जैसा पीला नजर आ रहा था। वृंदावन पर उस समय क्या गुजर रही थी वो भगवान ही जानता था, किंतु कोशिश करके तुरंत ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया और माँ के कुछ और नज़दीक आकर अत्यंत सहज शांत भाव से कहा, यह हमारा सौभाग्य है माँ कि भगवान ने हमारी चीज़ हमें लौटा दी। ये तुम्हारे हाथ के कड़े हैं माँ, उसकी क्या बिसात जो इन्हें पहन सके। यह कहकर वृंदावन ने कुंज से कहा, चलो भाई हम बाहर चलकर बैठे हैं, और हाथ पकड़कर वे उसे खींचते हुए बाहर ले गए। कुंज सीधा आदमी था, इसी से हमारे खुशी के बेवक्त ही इतना रास्ता वो तय करके आया था। आज दोपहर के भोजन के बाद कुसुम ने जब उदास मुँह से कड़ों की वो जोड़ी हाथ में लेकर कुछ शुष्क और मधुर स्वर में कहा, भूल से कड़ा कल वह लोग छोड़ गए हैं, जाकर तुम्हें दे आना होगा। उस वक्त हमारे खुशी के अपनी बहन के उदास मुंह की ओर देखने का उसे मौका ही नहीं मिला। दांव पेच वो जानता नहीं था, बहन झूठ बोल रही है या कोई किसी को इतनी मूल्यवान चीज़ नहीं दे सकता, या कोई दे भी दे तो दूसरा उसे लेता नहीं लौटा देता है। ये असंभव बातें उसके दिमाग में नहीं घुसती थीं। इसलिए रास्ते भर वो यही सब सोचता रहा कि अपनी कोई चीज़ अचानक पाकर वे कितने खुश होंगे और हमें कितना आशीर्वाद देंगे। परंतु वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, और जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा ये भी वो नहीं समझ सका। इतना काम कर देने पर भी वृंदावन की माँ के मुंह से कोई अच्छी बात या आशीर्वाद न सुन सकने के कारण वो बहुत उदास हुआ, और धीरे धीरे उसे कुछ शर्म भी मालूम होने लगी कि उसके सामने से वृंदावन मुझे ज़बरदस्ती खींच लाए हैं। लज्जित और दुखित होकर वो चुपचाप बैठ गया। वृंदावन ने भी उसके पास बैठकर कोई बातचीत नहीं की। उसकी हालत भी उस समय बातचीत करने लायक नहीं थी। अपमान की ज्वाला में उनका हृदय जला जा रहा था, और वो अपमान उनका नहीं बल्कि उनकी माँ का था। अपनी भलाई बुराई या मान अपमान की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। मृत्यु की यातना अन्य यातनाओं को दबाकर जैसे अकेली ही सब कुछ बन जाती है, ठीक उसी तरह माता के अपमानित और दुखी मुख की याद उनकी समस्त अनुभूतियों को निगलकर एक सघन और भीषण अग्निशिखा की तरह जलने लगी। संध्या का अंधकार और भी गहरा हो गया। कुंजनाथ ने धीरे से कहा, अच्छा वृंदावन, अब मैं चला। वृंदावन ने बेचैन सा होकर कहा, अच्छा, परंतु किसी दिन अवश्य आना। कुंज के चले जाने के बाद वृंदावन वहीं औंधे होकर पड़े रहे। सोचने लगे, माँ की कितनी आशाएं, भविष्य की कितनी कल्पनाएं पल भर में ही मिट्टी में मिल गईं। अब कैसे मैं उन्हें सांत्वना दूं, कैसे उन्हें शांत करूं?
और सबसे बढ़कर निष्ठुर परिहास ये कि उनकी उपवासिनी शांत और सन्यासिनी माता की समस्त अभिलाषाओं को नष्ट करके जिसने उनके दिल में ठेस पहुंचाई है वो उन्हीं की पत्नी है और उसी से उन्हें प्रेम है। जिस तरह कल एक दिन के मेल मिलाप से कुसुम ने अपने पति और सास को पहचान लिया था, उसी तरह उन लोगों ने भी उसे पहचान लिया था। इस बारे में उसे भी संदेश नहीं था। जो पहचानना जानते हैं उनके पास इस प्रकार अपने आप को उलझाकर कुसुम के हृदय में केवल एक अभूतपूर्व आनंद ही हिलोर नहीं लेने लग गया, बल्कि अनजाने में ही उसने अपने आप को एक दुर्दमनीय स्नेह के बंधन में बांध डाला था। स्वयं ही इस बंधन को तोड़कर कुसुम ने कड़े की जोड़ी लौटाने को दी, किंतु बेचारा कुंज जब उसे लेकर चल दिया तो थोड़ी देर के लिए उसने काफ़ी तीव्र वेदना का अनुभव किया। कोठरी में जाकर वो रोने लगी। उसकी आंखों के सामने वो स्पष्ट दिखाई देने लगा कि उसके इस निष्ठुर व्यवहार से उन्हें कितनी आकस्मिक, अप्रत्याशित और मर्मांतक पीड़ा होगी और मेरे बारे में वो कैसी धारणा बना लेंगे। शाम कब की बीत चुकी थी। कुंज लौट आया। चारों ओर अंधेरा देखकर अपनी बहन की कोठरी के सामने जाकर उसने पूछा, कुसुम, चिराग नहीं जलाया? कुसुम अभी तक चुपचाप जमीन पर बैठी थी। घबराकर और कुछ लज्जित होकर उठ खड़ी हुई और बोली, अभी जलाए देती हूँ दादा। तुम कब आए? चला ही आ रहा हूँ, कहकर कुंजनाथ ने हुक्का और चिलम खोजी और तंबाकू चढ़ाने लगा। चिराग जलाने में कुछ देर हो गई। आकर देखा कि तंबाकू चढ़ाकर कुंजनाथ चला गया है। रोज की तरह आज भी कुसुम अपने भाई को खाना परोस कर दूर बैठ गई। गंभीर होकर आज वो भोजन करने लगा। वो कुछ भी नहीं बोला। जो बात करते कभी नहीं थकता, उसे अचानक मौन देखकर कुसुम को आशंका हुई। निसंदेह कोई अप्रीतिकर घटना हुई है, परंतु वो कैसी और कहाँ तक हुई है यह जानने के लिए वो छटपटाने लगी। वो सोचने लगी कि भैया का उन लोगों ने बहुत अपमान किया है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसका भाई छोटा मोटा अपमान समझ ही नहीं पाता, और अगर समझ भी ले तो इतनी देर तक उसे मन में नहीं रखता है। खाना खाकर कुंज जब जाने लगा तो कुसुम से नहीं रहा गया। मधुर स्वर में उसने पूछा, दादा, किसके हाथ में वो कड़े दिए? कुंज ने विस्मित होकर कहा, माँ के हाथ में, और किसके? क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं, कहकर कुंज बाहर चला गया। कुंज जब दूसरे दिन फेरी के लिए बाहर जाने लगा तो खुद ही कुसुम को बुलाकर कहा, कुसुम, तुम्हारी सास को नामालूम क्या हो गया है, ऐसी चीज़ उनके हाथ में दे आया, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वृंदावन को भला कहना होगा, जो प्रसन्न होकर कहने लगे, माँ, किसकी बिसात है जो तुम्हारे कड़े पहन सके? हमारा भाग्य है माँ, जो भगवान ने हमारी चीज़ हमें वापस करके हमें सावधान कर दिया। कुसुम, ये क्या? कुसुम का गोरा चेहरा एकदम पीला पड़ गया। जोर से सिर हिलाकर उसने कहा, नहीं, कुछ नहीं। ये बात क्या खुद उन्होंने कही? हाँ, माँ तो कुछ बोली ही नहीं। इसके अलावा सवेरे से ही वे नामालूम कहाँ गई थीं, तब तक उन्होंने नहाया खाया भी नहीं था। मेरी ओर वे इस प्रकार देखने लगीं जैसे वो समझ ही ना पाई हों कि उन्हें मैंने क्या दिया और क्या कहा। यह कहकर कुंज अपने आप ही गर्दन हिलाकर सिर पर दौरा लेकर बाहर निकल गया। 3-4 दिन बीत गए। खाना अच्छा नहीं बना था, इसलिए कल और परसों कुंज मुंह फुलाए रहा। आज साफ साफ शिकायत कर देने से भाई बहन में झगड़ा हो गया। थाली फेंक कर कुंज उठ खड़ा हुआ और कहा, कभी ये जल गया, कभी वो खराब हो गया। आजकल तुम्हारा मन कहाँ रहता है कुसुम? कुसुम ने गुस्सा होकर जवाब दिया, किसी की खरीदी हुई बांदी मैं नहीं हूँ, मुझसे खाना नहीं बनेगा। जो अच्छा खाना बनावे उसे जाकर ले आओ। कुंज को तेज भूख लगी थी। वो डरा नहीं, हाथ मटकाकर बोला, पहले तू यहाँ से चली जा, उसके बाद देखना कि मैं लाता हूँ या नहीं। यह कहकर दौरा लेकर खुद ही वो जल्दी से चल दिया। उस दिन से ही जी भर कर रोने के लिए कुसुम व्याकुल हो रही थी। ऐसा अच्छा मौका उसने हाथ से नहीं निकलने दिया। भाई की परोसी हुई थाली पड़ी रही। सदर दरवाज़ा वैसे ही खुला रहा। आंचल बिछाकर रसोई घर की चौखट पर वो इस तरह रोने लगी मानो कोई मर गया हो। उस समय लगभग 10 बज रहे थे। रोते रोते वो थक कर सो गई कि अचानक चौंक कर आंखें खोलते ही उसने देखा कि वृंदावन आंगन में खड़े होकर पुकार रहे हैं, कुंज दादा, कुंज दादा। उनकी उंगली पकड़े हुए 5-6 साल का एक स्वस्थ और सुंदर बालक था। घबरा कर कुसुम ने घूंघट खींच लिया और चटपट किवाड़ की ओट में खड़ी हो गई।
सब कुछ भूलकर किवाड़ की ओट में से उस वक्त उस स्वस्थ बालक को ही देखने लगी। देखते ही पहचान लिया कि वो मेरे पति की ही एकमात्र संतान है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके दोनों हाथ हजार हाथ बनकर उसे छीन लेने के लिए जैसे उसका वक्ष पंजर फाड़ कर आगे बढ़ने लगे। फिर भी न तो वो उसे बुला ही सकी और न ही एक कदम आगे ही बढ़ सकी। प्रस्तुत मूर्ति की तरह टकटकी बांधे उस बच्चे की ओर देखती रह गई। किसी की भी आहट ना पाकर वृंदावन को कुछ आश्चर्य हुआ। सवेरे किसी काम से वे इधर आए थे और अब घर लौट रहे थे। दरवाज़ा खुला देखकर सोचा कि कुंज घर में होंगे, इसलिए गाड़ी से उतरकर अंदर चले आए। कुंज से उन्हें कुछ आवश्यक काम था। बैलगाड़ी देखकर उनका पुत्र चरण भी सवेरे ही उस पर चढ़ गया था, इसलिए वो भी उनके साथ था। वृंदावन ने फिर आवाज़ लगाई, घर में क्या कोई नहीं है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। चरण ने कहा, बाबूजी बड़ी प्यास लगी, पानी? वृंदावन ने बिगड़ कर धमकाते हुए कहा, नहीं, प्यास नहीं लगी है, नदी पर पानी पीना होगा। लड़का बेचारा चुप रह गया। लज्जा के आवेग को दबाकर कुसुम उस दिन स्वच्छंदता से वृंदावन के सामने आ गई थी और बहुत ही सहज ढंग से आवश्यक बातचीत भी कर पाई थी, किंतु आज मारे लाज के वो बेकाबू होने लगी। चरण अगर पानी ना मांगे होता तो शायद किसी तरह भी वो बाहर नहीं निकल पाती। पहले उसने कुछ आगा पीछा किया, किंतु बाद में एक आसन लाकर बरामदे में बिछा दिया। नज़दीक जाकर चरण को गोद में लेकर अंदर चली गई। वो इशारा तो वृंदावन की समझ में आ गया, किंतु वो ये नहीं समझ सके कि इस तरह चुपचाप वो बिल्कुल अपरिचित की गोद में चला कैसे गया। पिता अपने बेटे की आदत से भली भांति अवगत थे। इधर चरण भौचक्का सा देखता रह गया। एक तो उसके पिता ने उसे घुड़क दिया और दूसरे एक बिल्कुल अनजानी जगह में कोई कहीं से आकर अचानक उसे इस तरह उठाकर ले गया जैसे कभी किसी ने नहीं लिया था। भीतर ले जाकर कुसुम ने चरण को बताशे दिए। कुछ देर तक उसे गौर से देखती रही और फिर अचानक उसे जोर से छाती से चिपटाकर रोने लगी। चरण अपने आप को जब कठिन बाहुपाश से छुड़ाने लगा तो आंसू पोंछकर कुसुम ने कहा, ये क्या बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। हमेशा से कुसुम बच्चों को प्यार करती थी। अगर कोई बालक उसे मिल जाता तो वो उसे जल्दी छोड़ती ही नहीं थी, किंतु इतनी प्रचंड लालसा उसके हृदय में कभी पैदा नहीं हुई थी। उसकी छाती जैसे टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगी। ये सुंदर, स्वस्थ और सबल बालक तो मेरा ही हो सकता है, किंतु हुआ क्यों नहीं? किसने ये बाधा डाली? माँ बेटे को इस तरह अलग करने का संसार में किसे अधिकार है? चरण को जितना ही वो अपनी छाती पर अनुभव करने लगी, उतना ही उसका वंचित और त्रसित मात्र हृदय हर तरह की सांत्वना से विलग होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका धन किसी ने बल और अन्याय से छीन लिया हो। परंतु चरण को यह असह्य हो उठा। अगर वो जानता होता तो नदी पर जाकर ही शायद पानी पिया होता। इस स्नेह पीड़न की अपेक्षा प्यास से कहीं अधिक असह्य हुई होती। उसने कहा, छोड़ दो। अपने दोनों हाथों से उसका मुंह लेकर कुसुम ने कहा, माँ कहो तो छोड़ूंगी। चरण ने सिर हिलाकर कहा, नहीं तो नहीं छोड़ती। कहकर कुसुम ने फिर जोर से उसे अपनी छाती पर लगा लिया। दबाकर उसे इतना चूमा कि वो हाँफने लगा। माँ ना कहोगे तो कभी नहीं छोड़ूंगी। रुआंसा सा होकर चरण ने कहा, माँ। अब तो उसे छोड़ना कुसुम के लिए बिल्कुल असह्य हो उठा। उसने उसे अपनी छाती पर दबा लिया और रोने लगी। देर हो रही थी। बाहर से वृंदावन ने कहा, क्यों चरण, पानी पी चुके? तब चरण ने रोते हुए कहा, ये तो छोड़ती ही नहीं। आंखें पोंछकर कुसुम ने बैठे हुए गले से कहा, चरण आज मेरे पास रहेगा। वृंदावन ने दरवाजे के नज़दीक आकर कहा, वो रह कैसे सकेगा? माँ बहुत घबराएंगी और उसने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। कुसुम ने उसी तरह जवाब दिया, नहीं, वो यहीं रहेगा। आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। क्यों, क्या हुआ? वृंदावन ने पूछा। कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद बोली, गाड़ी लौटा दो, बहुत देर हो गई है। नदी पर जाकर मैं चरण को नहला लाती हूँ। ये कहकर किसी उत्तर या प्रतिवाद की अपेक्षा किए बिना ही कुसुम गमछा और तेल की कटोरी लेकर चरण को गोदी में लिए नदी की ओर चल पड़ी। घर के नज़दीक ही छोटी सी एक स्वच्छ नदी थी। उसे देखते ही चरण खुश हो गया। उसके गांव में नदी नहीं है, बस
एक छोटा सा कच्चा तालाब है, उसे कोई उस तालाब में उतरने नहीं देता था, इसलिए ऐसा मौका उसे कभी नहीं मिला था। घाट पर बैठकर इत्मीनान से उसने तेल मालिश की और फिर घुटने भर पानी में उछल पड़ा। कुछ देर तक उछल कूद कर नहाकर कुसुम की गोद में चढ़कर जब वो घर लौटा तब माँ बेटे में विलक्षण सद्भावना पैदा हो गई थी। बच्चे को गोद में लिए कुसुम सामने आई। उसका चेहरा खुला हुआ था, आंचल केवल ललाट छू रहा था। जाते वक्त उसने कहा था, मेरी तबीयत खराब हो रही है, किंतु अब तो उसके चेहरे पर कष्ट का कोई आभास ही नहीं मिल रहा था। उसके होठों पर अधर विकसित गुलाब की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। उसके व्यवहार में किसी तरह का संकोच या कुंठा थोड़ा सा भी नहीं था। अत्यंत सहज भाव से उसने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, नहाओ। उसके बाद भोजन होगा, उसके बाद खाना खाकर आराम करना होगा, उसके बाद मैं नहीं जानती, लो गमछा देर मत करो। यह कहकर हंसते हंसते कुसुम ने गमछा वृंदावन के ऊपर फेंक दिया। वृंदावन ने गमछा पकड़ लिया और मुंह फेर कर एक निश्वास छोड़कर कहा, बल्कि देर तुम ही मत करो, चरणों को कुछ खिला पिला दो, मुझे जाना ही होगा। क्यों? गाड़ी लौट जाने पर माँ खुद ही समझ जाएंगी। ठीक इसीलिए गाड़ी नहीं लौटाई है, आगे पेड़ के नीचे वो खड़ी है। बात सुनकर कुसुम का हंसता हुआ चेहरा उदास हो गया। कुछ देर तक खड़ी रहकर सिर उठाकर उसने कहा, तब तो माँ से बिना पूछे तुम्हारा यहाँ आना ही ठीक नहीं हुआ। कुसुम के इस छिपे अभिमान भरे स्वर को सुनकर वृंदावन हंस पड़े, किंतु मजा किरकिरा रहा। इसके बाद सहज स्वर में कहा, कुसुम, मेरा लालन पालन इस ढंग से हुआ है कि माँ की इजाज़त के बिना इस घर में तो क्या गांव में भी कदम नहीं रख सकता। किंतु छोड़ो, इन बातों को फिर से उठाने से कोई फ़ायदा नहीं। आओ देर मत करो, लड़के को कुछ खिला पिला दो। यह कहकर वृंदावन फिर आसन पर बैठ गए। बड़ी मुश्किल से आंसू रोक कर लड़के को लेकर कुसुम सिर झुकाए चली गई। घंटे भर बाद बाप बेटे गाड़ी में बैठकर जब घर की ओर चले तो रास्ते में चरण ने पूछा, बाबा, माँ इतना क्यों रो रही थी? विस्मित होकर वृंदावन ने पूछा, क्यों रे, तुमसे यह किसने कह दिया कि तेरी माँ है? चरण ने जोर देते हुए कहा, वो मेरी माँ तो है ही, क्या वो मेरी माँ नहीं है? इस बात का कुछ जवाब न देकर वृंदावन ने पूछा, तुम अपनी माँ के साथ रह सकते हो? चरण ने बहुत खुश होकर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ रह सकता हूँ। अच्छा, कहकर वृंदावन मुंह फेर कर लेट गए और सूर्य की किरणों से जले हुए स्वच्छ आकाश की ओर देखने लगे। दूसरे दिन तीसरे पहर की बात है। नदी से पानी लेने के लिए जाते समय कुसुम अपने घर के सदर दरवाजे की सांकल लगा रही थी। तभी 12-13 साल के एक लड़के ने इधर उधर देखकर नज़दीक आकर पूछा, कुंज वैरागी का घर कौन सा है? कुसुम ने कहा, क्यों, कहाँ से आए हो? बाड़ल से, पंडित जी ने चिट्ठी दी है। यह कहकर अपने मैले दुपट्टे में से चिट्ठी निकालकर उसने दिखलाई। कुसुम की नसों का खून तेजी से चलने लगा। उसने देखा कि ऊपर उसी का नाम लिखा है। लड़के को बुलाकर भीतर ले गए और पूछा, तुम पंडित जी किसे कहते हो? किसने दी तुम्हें ये चिट्ठी? विस्मित होकर बालक ने कुसुम से कहा, पंडित जी ने। पाठशाला के बारे में कुसुम जानती नहीं थी, इसलिए वो कुछ समझ ना सकी। उसने पूछा, चरण के बाबा को तुम जानते हो? जानता हूँ, वही तो पंडित जी हैं। तुम उनसे पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ और पाठशाला में और भी कई लड़के पढ़ते हैं। कुसुम को और भी उत्सुकता हुई और उसने कई बातें पूछकर बहुत कुछ जान लिया। वो जान गई कि पंडित जी के घर में ही पाठशाला खुली है, वहाँ लड़कों को फीस नहीं देनी पड़ती। पंडित जी ही बालकों को स्लेट, पेंसिल और पुस्तकें खरीद कर देते हैं। जिन गरीब छात्रों को दिन में पढ़ने का मौका नहीं मिलता वे शाम को पढ़ने आते हैं और ठाकुर जी की आरती हो जाने पर प्रसाद लेकर हंसते खेलते घर लौट जाते हैं। 2 लड़के आयु में बड़े भी हैं जो अंग्रेजी पढ़ने आते हैं। ये सब बातें कुसुम ने पूछ लीं और लड़के को कुछ बताशे देकर विदा कर दिया। इसके बाद चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। कुसुम का सुख स्वप्न जैसे किसी ने तेज धक्का देकर तोड़ दिया। चिट्ठी उसी को लिखी गई थी, किंतु उसमें किसी तरह का संबोधन और स्नेह की बात नहीं थी। यहाँ तक कि आशीर्वाद भी नहीं था और उस पर भी ये पहली चिट्ठी थी। शायद इसके पहले कभी किसी ने उसे कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी, किंतु अपनी सखी सहेलियों के अनेक चिट्ठियाँ वो देख चुकी थी। उन चिट्ठियों में
और इसमें कितना अंतर है। इसमें शुरू से आखिर तक काम की ही बातें हैं। खास बात है कुंजनाथ की शादी की। यही कहने वे कल आए थे। उन्होंने लिखा है कि माँ ने कुंजनाथ की शादी तय कर ली है और सारा खर्च भी वे अपने पास से ही देंगी। हर दृष्टिकोण से ये शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे कुंजनाथ के और साथ साथ खुद कुसुम के भी सांसारिक दुख दूर हो जाएंगे। यह संकेत प्रायः स्पष्ट रूप से उसमें किया गया है। एक बार पढ़ चुकने पर उसने दोबारा उसे पढ़ने की कोशिश की, किंतु इस बार सब अक्षर जैसे उसकी आंखों के सामने नाचने लगे। चिट्ठी बंद कर किसी तरह वो कोठरी में जाकर पड़ी रही। अपने इतने बड़े सौभाग्य की संभावना से भी उसे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हो सकेगी। उपन्यास की शेष कहानी सुनिए अगले भाग में।